देखिए, मैं पहले सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे जो ज़िम्मेदारी दी है प्रदेश उपाध्यक्ष की और पश्चिम उत्तर प्रदेश की प्रभारी की, तो सबसे उन्होंने जो मुझे कुछ समझा है, तो उसको मैं बखूबी निभाऊँगा। बोर कराया तो 1500 करोड़ के काम मैंने अपने टेन्योर में वहाँ पर कराया। 12 से 17 के 12 से 17 अभी 2 फरवरी सन 2025 में अपने कस्बा गढ़ीपुख्ता में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर गढ़ीपुख्ता तशरीफ लाए जी और उस बुढ़ाने में भी मैंने एक 5 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाया था, जिसे हम CSC कहते हैं, PSC। तो वहाँ उस पर काम हुआ। वहाँ पर आज की तारीख में मरीजों को फैज भी पहुंच रहा है, डॉक्टर बैठे हुए हैं। और ये जितने गांव, इसमें से 105 गांव हैं, उनमें 94 गांवों को मैंने राम मनोहर लोहिया योजना। अभी एक आपने जिक्र किया एक साहब का कि उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। मेरा तो कहना यह है कि इल्जाम लगाना, तो आजम खान साहब तो फाउंडर मेंबर है और उन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया, जद्दोजहद करी। जो आपने अभी जिक्र किया मोहम्मद आजम खान साहब का जी, उन्होंने अभी आपने देखा होगा एक इंटरव्यू उनके एक साहब ले रहे थे, उन्होंने एक बात कही। फिलहाल आज की तारीख में अगर बात करें तो बुढ़ाना विधानसभा के लोगों के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप हल करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास मेहमान, एक खास शख्सियत, बुढ़ाना विधानसभा से पूर्व विधायक और आज़ाद समाज पार्टी के वर्तमान में नवनियुक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नवाज़िश आलम खान साहब। मोहतरम आली जनाब अमीर आलम खान साहब का सियासी सफर एक बहुत लंबा और एक अपना लेगेसी वाला रहा है। उसी शानदार सफर को बहुत ही खूबी तरीके से आगे बढ़ाने का काम नवाज़िश आलम खान साहब कर रहे हैं। आज करेंगे उनसे खास बातचीत। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, पार्टी ने आपका कद बढ़ाया, आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। सर, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश उपाध्यक्ष की और पश्चिम उत्तर प्रदेश की प्रभारी की, तो सबसे उन्होंने जो मुझे कुछ समझा है, तो उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। और जहाँ भी हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी जी, तो उसमें पूरे मैं संगठन के लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं भी पूरे संगठन को नहीं जानता, क्योंकि जब आदमी जब जाएगा आएगा बैठेगा तो उसमें एक आदमी की पहचान बनती है, तो उसको अपनी पहचान को बनाने के लिए सभी जिलों में दौरा रहेगा आपका? हाँ, मैं जहाँ मुझे बुलाएंगे तो मैं इंशाल्लाह जाऊँगा, उनमें दौरा भी करूँगा और अपने सभी संगठन के लोगों से, चाहे वो जिस भी पद पे है हमारे आज़ाद समाज पार्टी, उनसे मिलूंगा और उनको जो मुझे बताएंगे उसकी जो खामी होंगी उसे दूर करूँगा और आगे जो पार्टी को हम जो मजबूती देंगे उसके लिए मैं उनसे विचार विमर्श करूँगा। और अपने लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहरहाल अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं और उन्हें मुझे जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की। देखिए, मैं 2 फरवरी सन 2025 में अपने कस्बा गढ़ीपुख्ता में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर गढ़ीपुख्ता तशरीफ लाए जी। मैंने और मेरे वालिद ने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा। उसको ज्वाइन किए हुए तकरीबन 8 महीने का सफ़र हो गया था जी। उस 8 महीने में मैंने जो भी प्रोग्राम हमारे ज़िले में, चाहे वो जिला कार्यालय पे हुए या प्रदेश कार्यालय पे हुए या कहीं भी हमारे मीटिंग हुई, तो उसमें मैंने बखूबी शिरकत करी। और जब से मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ जी, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए मैं आगे काम कर रहा हूँ। उसी के लिए मैंने एक पिछले 27 अगस्त में एक मैंने अपने प्रोग्राम शाहपुर ब्लॉक के एक दरबार बैंक्वेट हॉल है जी, उसमें मैंने पूरी अपनी बुढ़ाना विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल हुए थे। और उसमें प्रोग्राम में मैंने अपने तमाम जिम्मेदार लोगों को, बुढ़ाना इलाके के लोगों को बुलाया था। तो यही आदमी की जद्दोजहद होती है पार्टी को मजबूत करने के लिए। सर, एक पश्चिम प्रदेश के जैसे प्रभारी के रूप में आप बनाए गए हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, आदमी ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जी, ये किसानों का एक प्रदेश है,
और इसमें ये गन्ना बेल्ट कही जाती है। गन्ना बेल्ट की। और गन्ना सबसे ज्यादा अगर कहीं होता है तो पश्चिम में ही होता है। उस पश्चिम, और मैं भी पश्चिम का ही रहने वाला हूँ। मेरा अपना जिला मुजफ्फरनगर जिला है और मेरा अपना कस्बा जहाँ के हमारी पैदाइश है, जहाँ हम बड़े हुए, तो उसका शामली जिले में गढ़ीपुख्ता है, टाउन एरिया है, नगर पंचायत है। ये दोनों जिले जिससे मैं ताल्लुक रखता हूँ, ये सहारनपुर मंडल का हिस्सा होता है जी। तो पश्चिम की जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है और पश्चिम के साथ साथ मुझे प्रदेश में जो उपाध्यक्ष बनाया है, उसको मैं कल जो मेरी घोषणा हुई है, तो इसमें पश्चिम में 6 मंडल आते हैं। तो 6 मंडल में एक तो सहारनपुर मंडल मेरा अपना होम मंडल हो गया, दूसरा मेरठ मंडल, तीसरा अलीगढ़ मंडल, चौथा आगरा मंडल, पांचवा मुरादाबाद मंडल और छठा आपका बरेली मंडल। तो ये 6 मंडलों का जो मुझे प्रभारी बनाया है, तो उसमें मैं बहरहाल कोशिश करूंगा, जद्दोजहद करूंगा और संगठन जो हमारा चल रहा है उसको संगठन में और मजबूती लाने के लिए मैं उसमें काम करने की कोशिश करूंगा। विधायक जी, 2027 का चुनाव भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। उससे पहले जिला पंचायत के भी चुनाव होने हैं। प्रदेश सरकार में एक कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने पार्टी के वितरण के तरीके पर थोड़ा सा आरोप लगाते हुए कहा कि आज़ाद समाज पार्टी में टिकट के लिए बोली लगाई जा रही है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ में हमारी जो पार्टी है वो सन 2020 में बनी। उससे पहले हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। और 2020 में जब पार्टी बनी तो 4 साल हमारी पार्टी को बने हुए हो गए। और 2024 में जब पार्लियामेंट का चुनाव आया तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी वो नगीना जाके पार्लियामेंट लड़े और नगीने में उन्हें तमाम लोगों ने सराहाया, खैर मकदम किया और वो वहां से मेंबर पार्लियामेंट बन के गए। आज पार्लियामेंट में जब भी कोई इशू होता है तो उसमें चंद्रशेखर जी अपनी आवाज बड़ी बुलंदी है उनकी छूती है और हर मामले में बड़ा बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। अभी एक आपने जिक्र किया एक साहब का कि उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए हैं। मेरा तो कहना यह है कि इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, उसको प्रूफ करना वो ज्यादा जरूरी होता है। तो आप प्रूफ करें, आप दिखाएं कि आप जो कहना से ही सब चीज नहीं होती, वो उसको आप अमल में लाएं और अमल दिखाएं, तो जब उस पर आदमी कुछ यकीन करेगा। ऐसे ही बेबुनियाद इल्जाम लगाना मैं नहीं समझता कि ये चीजें ठीक है। विधायक जी, आप 2012 से 17 के बीच में बुढ़ाना विधानसभा से विधायक रहे, तो कौन से ऐसे इशू थे जिन पर आपको काम करना पसंद आया बुढ़ाना में? मैं जब 2011 में बुढ़ाना पहुंचा था तो बुढ़ाना विधानसभा का जो ये ब्लॉक है उसमें बहुत से गांव ऐसे थे जो कांदला विधानसभा क्षेत्र के हिस्से होते थे और जो शाहपुर ब्लॉक था वो मेरे लिए एक नया इलाका था, क्योंकि पापा हमारे मेंबर पार्लियामेंट रहे और वो कैराना लोकसभा से सन 1999 में जीते थे। जब वो वहां लड़े चुनाव तो मुझे जब ये समझिए आप 12th मेरी एग्जाम हुआ था 1999 और 12th के एग्जाम में मुझे उन्होंने चरथावल विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी। मैं चरथावल में गया, लोगों से मिला और जो ये बुढ़ाने का जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे ये उस इलाके में वो भी मेरे लिए नया था क्योंकि उस इलाके में मैं नहीं गया था, लेकिन जरूर पापा जरूर उस इलाके में घूम रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। तो बुढ़ाने के जब जीत गए, जब कांदले विधानसभा कैराना पार्लियामेंट का हिस्सा होती थी, जो आज भी है और जब परिसीमन से पहले भी होती थी, तो मुझे जाने का वहां मौका मिला। तो मेरे लिए फिर वो क्षेत्र पुराना हो गया था। मैंने वहां जब 11 में पहुंचा तो जब मैं वहां इलाके में गया तो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे ये कहा कि ये हमारे एमपी साहब का बेटा है, इसे हमें प्रोत्साहित करना है, इसे आगे बढ़ाना है। और उसी चुनाव में जब मैं आगे बढ़ा और अपने वालिद का नाम वहाँ लोगों के जहन में था तो उनकी शख्सियत पे मुझे वहाँ पर वोट मिले और मुझे काम करने का मौका मिला। फिर कुदरत वाले ने, मेरा पहला ही चुनाव था 2012 में, ऊपर वाले ने मुझे उसमें जीत दी। फिर मेरे से चाहे शाहपुर ब्लॉक हो, चाहे बुढ़ाना ब्लॉक हो और फिर चाहे तीनों कस्बे हों, सिसोली, शाहपुर और बुढ़ाना, उनमें मैंने भरपूर काम किया और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 105 गांव उस इलाके में हैं, 3 कस्बे हैं, क्योंकि ये बुढ़ाना जो नगर पंचायत है
बड़ी नगर पंचायत बड़ी है, नगर और उस बुढ़ाने में भी मैंने एक 5 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाया था, जिसे हम CSC कहते हैं, PSC। जी तो जी वहाँ उस पर काम हुआ। वहाँ पर आज की तारीख में मरीजों को फैज भी पहुंच रहा है, डॉक्टर बैठे हुए हैं। और ये जितने गांव, इसमें से 105 गांव हैं, उनमें 94 गांवों को मैंने राम मनोहर लोहिया लोहिया योजना, जनेश्वर मिश्र योजना या MSDP प्लान यानी कि मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट स्कीम, उसमें मैंने रखा। जी और उसमें तमाम काम हमने वहाँ उस इलाके में कराया, चाहे वो ITI के जरिए कराया हो, जी चाहे इंटर कॉलेज के जरिए कराया हो, चाहे पानी की टंकी के जरिए कराया हो, चाहे आपके बिजली घर के जरिए कराया हो, चाहे CC रोड बनवाई हो, हैंडपंप्स नए लगवाए हो, हैंडपंप्स को रिबोर कराया। तो 1500 करोड़ के काम मैंने अपने टेन्योर में वहां पर कराया, 12 से 17 के। 12 से 17। अभी फिलहाल आज की तारीख में अगर बात करें तो बुढ़ाना विधानसभा के लोगों के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप हल करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो? देखिए, मैंने बहुत से मसाइल तो उनके हल किए, क्योंकि ये एजुकेशन का मामला जी जो होता है, ये बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए फायदा होता है। सड़क तो आज जो भी कोई जनप्रतिनिधि है या पहले रहे हो मुझसे, हर कोई बनवाता है। सड़क बनती है, टूटती भी है। लेकिन एजुकेशन की ऐसी फील्ड होती है, अस्पताल की ऐसी फील्ड हो, जब एक बार एक बिल्डिंग बन गई और एजुकेशन के लिए स्कूल बन गया या ITI बन गई, वो जब तक वहां पर वो बिल्डिंग जब तक रहेगी तो बच्चे उसमें तालीम हासिल करते रहेंगे, और बच्चे तालीम के लिए आएंगे तो वो बिल्डिंग के लिए बच्चे हमेशा, जो हमारा मुस्तकबिल है वो हमेशा याद रखेगा। तो ये एक बुनियादी चीजें होती हैं जो हमने इस चीज के लिए हमने वहां पर ये काम कराए। अच्छा विधायक जी, 2027 के चुनाव की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी यूपी में अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगी? हाँ, बिल्कुल डालेगी, बिल्कुल डालेगी। क्योंकि इसलिए डालेगी कि नगीने में जब चंद्रशेखर जी चुनाव लड़े जी, तो ये कभी एक समाज से कभी ना तो कोई MLA बनता, ना कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता। सभी समाज जब मिलते हैं, जब ही आदमी उस मुकाम तक पहुंचता है। और वो 1.5 लाख से ऊपर वो चुनाव जीते, तो मैं समझता हूँ कि अगले समाज से ना कोई वो जीते, उन्हें सभी समाज ने वोट दिया जब भी वो चुनाव जीते। और उसी का जो नगीना के जो लोगों ने दिखाया, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश भी वही उसी चीज को दोहराएगा, मुझे उम्मीद है। बाकी करने वाला कब्ज़े कुदरत है। आपका पहले सपा बसपा रालोद से भी नाता रहा है, तीनों में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? देखिए, मैं अपना रहा हूँ पार्टियों में, और जो पार्टियों में मैं रहा हूँ तो उसमें मैंने काम किया, जद्दोजहद करी। लेकिन मुझे चंद्रशेखर जी की नीतियाँ बड़ी पसंद आई, और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा। मुझे उन्होंने, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज प्रदेश हो या देश हो, जो वो मेहनत और भागा दौड़ कर रहे हैं, और हमारा तो अब क्या नाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम कनाडा में भी होता है, दुबई में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। तो जितना जद्दोजहद करने वाला आदमी मैंने देखा है, इतना मैंने किसी और नेता में नहीं पाया। अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की बात करें तो आजम खान साहब का भी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आपके वालिद मोहतरम का भी नाम लिया। और हम सब जानते हैं कि जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो आपके वालिद मोहतरम का बहुत अहम रोल उसमें था। तो आप कैसे देखते हैं इसको? मुलायम सिंह जी के परिवार से आपके संबंध, आपके परिवार के कैसे हैं, वर्तमान में कैसे हैं? देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत नेक शख्सियत थे, बहुत ही लोगों, एक उनमें जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। जो आपने अभी जिक्र किया मोहम्मद आजम खान साहब का जी, उन्होंने अभी आपने देखा होगा, एक इंटरव्यू उनके एक साहब ले रहे थे, उन्होंने एक बात कही, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे, हम बहुत छोटे थे, और जब पापा MLA बने 85 में, तो मेरी उम्र उस टाइम 5 साल थी। तो उनके साथ जैसे बच्चा चला जाता है लखनऊ में, तो हम भी अपना नौचंदी ट्रेन से बैठ के उनके साथ चले गए। तो दारुल शफा में पापा भी रहते थे, और दारुल शफा में ही एक फ्लैट में मोहम्मद आजम खान साहब रहते थे। तो दोनों एक ही पार्टी में थे जी, आना जाना हुआ, मिलना हुआ, बैठना हुआ साथ में, तो उससे हम ताल्लुकात बने जी। फिर जो एक, जब तक समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, समाजवादी पार्टी बाद में बनी थी, तो आजम खान साहब तो फाउंडर मेंबर है, और उन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया, जद्दोजहद करी। तो ऐसे ही जब वालिद साहब का उनके पास उठना बैठना था, तो मैं भी उनके साथ चला जाता था, जैसा एक बच्चा चला जाता है। तो मेरा उनसे जो है वो एक पारिवारिक संबंध है, ना कि कोई राजनीतिक संबंध है। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी और आसपा के बीच गठबंधन होता है, क्या रास्ते खुले हैं
अभी तो ये कहना दरअसल मेरे लिए तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये चीज़ जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या तय करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनको सोचना है। बहरहाल हम तो एक उनके ये समझिए एक नुमाइंदे हैं, काम करने वाले, एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँ तो आपको पॉलिटिक्स में आने की इंस्पिरेशन सबसे पहले कहाँ से मिली? देखिए, घर में पॉलिटिक्स थी और बचपन से मैंने जो एक 5 साल का जो बच्चा होता है, जब पापा एमएलए बने 1985 में, तो लोग आते थे बैठते थे, तो मैं भी कभी कभी जैसे स्कूल से आए तो आगे बैठ गए, फिर स्कूल चले गए, ट्यूशन चले गए और लोगों को देखता था। तो एक एक जो है ना, मछली को बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, तो ऐसे ही जब घर में थी, जब सुनते रहे तो बहरहाल वो एक शौक वहीं से पैदा हो गया उन्हें देख के। अगर आप पॉलिटिक्स में ना होते तो आप फिर क्या करते? पॉलिटिक्स में ना होता तो फिर मैं वकालत करता, मेरा 1 साल लॉ का हो गया था, तो फिर पॉलिटिक्स के चक्कर में मेरी पूरी लॉ नहीं हो पाई। जैसे अमीर आलम खान साहब का एक लंबा सियासी सफर रहा है, उस लीगेसी की, उस सियासी विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो डॉक्टर अभिश आलम साहब भी हैं, क्या उन्होंने कभी इरादा नहीं किया पॉलिटिक्स में आने का? देखिए, हम 2 भाई और पॉलिटिक्स में घर में एक ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर सारे ही पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो बहुत से और भी काम है जो आदमी इसमें पॉलिटिक्स की 24 घंटे की जॉब है, आप 24 घंटे इसमें रहना पड़ता है, तो आप और कोई काम देख नहीं सकते। तो उसके लिए यह है कि एक अपना इस काम को करे और दूसरी लाइन में रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फादर जो है हमारे, उन्होंने जब मैं चुनाव लड़ना शुरू किया जी, तो उन्होंने फिर चुनाव नहीं लड़ा। 2012 उनका आखिरी चुनाव 1999 में लड़े थे। आज इस बात को 26 साल हो गए। अच्छा, इसकी भी चर्चाएं हो रही हैं कि माननीय अमीर आलम खान साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं 2027 में? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ मेरे लिए लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होता है, अगर बच्चा तरक्की करता है दुनिया में, माँ बाप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो मेरी साथ लगे हुए हैं, मेरे लिए मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जब आप सबसे पहला चुनाव लड़े तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? देखिए, विधायकी तो मैंने पहले देखी भी थी जी, घर में थी तो वो था, लेकिन जो बुढ़ाने के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो 403 विधायक जीत के जाते हैं, उनमें से मुझे बुढ़ाना इलाके के लोगों ने मुझे वो सम्मान दिया, तो मैं जब तक मेरे अंदर जान में जान है, मैं बुढ़ाना इलाके के लोगों को भी भूल नहीं सकता। 2027 के चुनाव अगर आप बुढ़ाना से लड़ते हैं तो भाजपा भी मैदान में होगी, बसपा भी होगी और समाजवादी गठबंधन भी होगा, इंडी अलायंस जिसको कहा जाता है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो बाकी विकास के काम जो रुके, जो मैं समझता हूँ, जो शायद जितना मैंने काम किया उस इलाके में, और एजुकेशन की फील्ड में भी, चाहे उसके विकास के, चाहे सड़कों के द्वारा हुआ हो या बिजली घर के द्वारा हुआ हो या बिजली तारों के जो जर्जर हालात थे उनका हुआ है, ट्रांसफार्मर का, जो और बचे हुए काम है, ज़्यादातर मेरे फोकस इन्हीं पे रहेगा, हॉस्पिटल्स पे, एजुकेशन पे और गाँवों की सड़कों का। तो कोई खास मैसेज आप बुढ़ाना विधानसभा के लोगों को देना चाहें? देखिए, मैं खासकर अपने बुढ़ाना क्षेत्र के लोगों को और पूरे जनपद और शामली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे चंद्रशेखर जी ने दी है, तो उसको जिम्मेदारी को मैं भरपूर निभाने की कोशिश करूँगा। इसलिए मेरे चलने से या मेरे कहने से मैं इसमें ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक संगठन के लोग साथ में चलें, साथ बुलाएं, साथ इकट्ठा हो जाए, तो उससे पार्टी को एक बल मिलेगा। और बुढ़ाना क्षेत्र ने मुझे जनवाया, मुझे इलाके में पहचान बनवाई। आज जो मुझे ये प्रदेश उपाध्यक्ष का जो पद मिला है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुझे प्रभारी बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि जो बुढ़ाना ने मेरा नाम जनवाया, उसका ये आज मुझे उसका सिला मिला। सर शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। साहब आपका बहुत बहुत। आपने तो ये थे हमारे साथ में बुढ़ाना के पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान साहब, जिन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।